हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लाइब्रेरी जेंगो रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट का डेमो देखा था पूरा। एंड उसके अलावा हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया था कि हमारा जो फ्रंट एंड रहेगा उसका फोल्डर मैंने वीट के थ्रू बनाया था। एंड बैक एंड हमने बनाया था जेंगो कमांड्स का यूज़ करके। एंड उसके अंदर ऐप बना दिया था लाइब्रेरी ऐप नाम का। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सारे फोल्डर्स वगैरह तो हमारे बन चुके हैं। एंड उसके बाद हम सबसे पहले डेटाबेस तैयार कर लेते हैं। ठीक है, डेटाबेस आप तैयार करोगे कैसे? मॉडल्स डॉट पी वाई में जाओगे। एंड यहाँ पे आप देखो एक इंपोर्ट स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, फ्रॉम जेंगो डॉट डी बी डॉट मॉडल्स। मॉडल्स क्या है? हमारा एक मॉड्यूल होता है, इसके अंदर एक क्लास होती है मॉडल नाम की। तो उस क्लास को हम यूज़ करेंगे जिसका नाम होता है मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास को हम यूज़ करने वाले हैं क्योंकि मॉडल क्लास क्या होती है? ओ की बेस क्लास होती है। ओ आपको पता होगा, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनल रिलेशनल मैपर। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। तो ओ का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। तो ये आपको जेंगो में क्या प्रोवाइड करता है कि आप बिना एसक्यूएल लिखे हुए, है ना, आपको कोई एसक्यूएल की कमांड्स नहीं लिखनी पड़ती, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम या फिर इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वो सब जो आप करते थे, तो वो काम आपको नहीं करना पड़ता है। आप सिंपल पाइथन का कोड लिख के पूरा क्रड ऑपरेशन करवा सकते हो ओ की मदद से। ठीक है, तो हमें जेंगो जो है ओ फीचर प्रोवाइड करता है, और उसके लिए हम मॉडल क्लास का यूज़ करेंगे जो भी हम टेबल्स बनाएंगे अपने। तो टेबल्स बनाने के लिए भी आपको क्रिएट वगैरह वो वाली कमांड्स नहीं लगानी पड़ती। आप क्या करते हो, क्लासेस बनाते हो। जैसे आपने कैटेगरी क्लास बना ली, है ना। हमें क्या क्या बनाना था, हमारे पास क्या क्या था, आपको याद होगा कि हमने जो डेमो देखा था तो उसमें क्या क्या था? बुक का कैटेगरी था, बुक का ऑथर था, बुक का खुद का डिटेल था, स्टूडेंट था, और इशू, जो भी स्टूडेंट को बुक इशू करेंगे तो उसका डिटेल हमें रखना था। तो ये सारे हमारे टेबल्स बनेंगे। तो सभी के करस्पॉन्डिंग हम क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। ठीक है, और जो भी क्लास बनाएंगे तो उसमें हम इनहेरिट करेंगे किसको? मॉडल को। मॉडल्स डॉट मॉडल मॉडल्स अरे मॉडल्स डॉट मॉडल। तो ये मॉडल जो क्लास है वो किसके अंदर है? मॉडल्स नाम के मॉड्यूल के अंदर है। ठीक है, तो जो भी क्लास, ये हमने खुद से एक नाम दिया है, कैटेगरी, कुछ भी नाम दे सकते हो। इस नाम का आपका डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम क्लास बनाते हैं इसके करस्पॉन्डिंग हमें टेबल्स क्रिएट करने हैं, तो ये मॉडल क्लास के थ्रू हमारा हो पाता है। और पूरा डेटाबेस का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बताते हैं फील्ड्स के फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे कैटेगरी का मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे कैटेगरी का नाम चाहिए। अलग अलग हमारी बुक की कैटेगरी होगी, साइंस होगा, मैथमेटिक्स होगा, है ना। तो इसमें मैंने रख दिया नेम, और इसका जो डेटा टाइप है वो बता देता हूँ कि मुझे इसमें किस टाइप का डेटा रखना है। नाम को मैंने, बुक का जो नाम होगा वो, सॉरी, कैटेगरी का जो नाम होगा, साइंस, मैथमेटिक्स, इस तरीके से, प्रोग्रामिंग वगैरह, तो वो कैरेक्टर के फॉर्म में होगा। तो मैंने मैक्स लेंथ दे दिया 150 या 200। ठीक है, मतलब कितना बड़ा नाम आप रख सकते हो, तो मैंने मैक्स लेंथ 200 दे दिया। और उसके बाद मैंने दे दिया इज अंडरस्कोर एक्टिव। आपने डेमो में देखा था कि हम कैटेगरी को एक्टिव इनएक्टिव सेट कर सकते थे। तो उसके लिए हमने एक फील्ड बना दी, मॉडल्स डॉट बुलियन फील्ड। मॉडल्स डॉट बुलियन फील्ड, और इसमें मैंने डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लिया ट्रू। डिफ़ॉल्ट को मैंने ट्रू कर दिया, मतलब इनिशियली जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो इस फील्ड में क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। शुरू में एक्टिव रहेगा, बाद में हम जो चेक बॉक्स रहेगा या रेडियो बटन रहेगा उस पर टिक लगा के उसको इनएक्टिव कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, है ना। इनिशियली हमने खुद से जो सेट किया है वो
डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू सेट कर दिया, जब डेटा इंसर्ट होगा तो इसमें ट्रू सेट करेंगे। ओके, इतना हुआ। और अब क्या होगा कि सभी मॉडल्स में, मतलब मोस्टली जो मैं मॉडल्स टेबल्स बनाऊंगा उनके अंदर मैं दो फील्ड्स कॉमन रखना चाहता हूँ। एक हमारा रहेगा क्रिएटेड एट मतलब हमारा जो रिकॉर्ड है वो कब क्रिएट हुआ, कौन सी डेट को, इसका ट्रैक में रखना चाहता हूँ। आपके ऊपर है, आप रख सकते हो, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये फील्ड्स, बट मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि हम डेट्स को भी कैसे रख सकते हैं ताकि हमें पता चल पाए, एडमिन को पता चल पाए कि ये रिकॉर्ड एक्चुअल में उसने बनाया कब था, अगर वो देखना चाहे तो क्रिएटेड एट, और इसका जो टाइप है वो मैंने रख दिया डेट टाइम फील्ड। ठीक है, ये रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ वो हम इसमें रख पाएंगे। और जैसे ही रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो मैं चाहता हूँ अपने आप इसमें वो डेट और टाइम आ जाए, जो भी करेंट हमारा टाइम स्टैम्प होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। और उसके अलावा एक रख दिया हमने अपडेशन डेट या अपडेटेड डेट। अपडेटेड डेट और क्रिएटेड डेट, ये दो मैंने फील्ड बना दी इसके अंदर, है ना। ऊपर दो फील्ड बनाई और ये दो फील्ड, स्पेस देना जरूरी नहीं है, आप दे भी सकते हो, है ना। तो ये चार फील्ड मैंने टोटल इसमें बना दी। नेम इज अंडरस्कोर एक्टिव, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। अब क्रिएटेड एट के अंदर मैंने यूज़ कर लिया ऑटो नाव एड को ट्रू, एंड यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया ऑटो नाउ। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ऑटो नाउ का मतलब क्या होता है कि जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे इसके अंदर तो आपका अपडेशन डेट के अंदर, अपडेटेड डेट के अंदर डेट आ जाएगी। बट जब भी आप रिकॉर्ड को अपडेट करोगे, पहली बार जब इंसर्ट किया तब तो इसके अंदर डेट जाएगी, बाद में कभी भी आपने इसकी डेट को अपडेट किया, कभी भी रिकॉर्ड को अपडेट किया, है ना, कुछ भी आपने नाम चेंज किया, एक्टिव से इनएक्टिव किया, तो तब भी उसमें नया डेट आते जाएगा। जब भी आप अपडेशन करोगे तो इसमें नया डेट हर बार आएगा। इनिशियली जब पहली बार रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तब भी डेट आएगा, और बाद में कभी भी अपडेट करोगे रिकॉर्ड को तो इसमें डेट चेंज होगा। बट क्रिएटेड एट में हमने रखा है ऑटो नाउ एड। ऑटो नाउ एड का मतलब होता है कि केवल एक ही बार इसमें डेट आएगा एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। बाद में आप कभी भी इस रिकॉर्ड में कुछ भी चेंज करोगे, इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा कभी भी उसमें चेंज करोगे तो आपका ये डेट चेंज नहीं होगा, है ना। ये केवल क्रिएशन के टाइम पे उसमें डेट आएगा। ओके, अब एक चीज़ हम कुछ नया सीखने वाले हैं यहाँ पे, नया मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ। देखो ये दो फील्ड जो हैं वो मैं काफ़ी सारे टेबल्स में रखने वाला हूँ, मतलब बुक टेबल के अंदर भी मैं रखूँगा, और उनको मैं फिर स्टूडेंट टेबल के अंदर भी रख सकता हूँ। तो मल्टीपल टेबल में अगर मुझे सेम फील्ड्स को रखना है तो मुझे बार बार, अगर मैं चाहता हूँ इसको ना बनाना पड़े, तो यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ और मैं एक बेस क्लास बना लूँगा जिसको इनहेरिट करके मैं उन फील्ड्स को यूज़ कर पाऊँगा, ताकि मुझे बार बार ना बनाना पड़े अलग से सभी टेबल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ नया सीख लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक और क्लास बना लेते हैं। मैंने नाम दे दिया, मान लो टाइम स्टाम्प्ड मॉडल, टाइम स्टाम्प्ड मॉडल। एंड इसके अंदर मैंने इनहेरिट कर लिया मॉडल्स डॉट मॉडल को। ठीक है, मॉडल्स डॉट मॉडल को इनहेरिट किया और ये दोनों फील्ड मैंने इसके अंदर रख ली। अब होगा क्या कि अगर मैं टाइम स्टाम्प्ड मॉडल को यहाँ पे इनहेरिट कर लूँ, यहाँ पे अगर मैं टाइम स्टाम्प्ड मॉडल को इनहेरिट कर लूँगा तो टाइम स्टाम्प्ड मॉडल की जो पेरेंट क्लास है वो क्या है, मॉडल्स डॉट मॉडल। तो टाइम स्टाम्प्ड मॉडल के थ्रू ऑलरेडी मॉडल्स डॉट मॉडल की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे मिल जाएंगी, है ना। और उसके अलावा यहाँ पे जो दोनों फील्ड्स हैं, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, वो भी हम कैटेगरी के अंदर यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट होगा कि हमने क्या किया, क्रिएशन डेट और अपडेशन डेट को इसके अंदर रख दिया टाइम स्टाम्प्ड मॉडल के अंदर, और जिस भी क्लास में हम इसको इनहेरिट करेंगे टाइम स्टाम्प्ड मॉडल को,
तो क्रिएटेड एट अपडेटेड एट फील्ड्स हमें इसके अंदर मिल जाएंगे। उसके अलावा मॉडल्स डॉट मॉडल, क्योंकि इसकी टाइम स्टाम्प्ड मॉडल की जो पेरेंट क्लास है वो मॉडल्स डॉट मॉडल है, तो उसकी प्रॉपर्टी भी हमें कैटेगरी के अंदर या फिर दूसरे के जो क्लासेस रहेंगी उन सब के अंदर मिलती जाएंगी अगर हम टाइम स्टाम्प्ड मॉडल को इनहेरिट करते रहेंगे तो। ठीक है, और ये हमने खुद की एक क्लास बनाई। हालांकि इस वाली क्लास के करस्पॉन्डिंग मुझे डेटाबेस में कोई टेबल नहीं बनाना है, मुझे बस इन फील्ड्स को बार बार यूज़ करना था, इसीलिए मैंने इसको बनाया है। तो मैं चाहता हूँ इसके करस्पॉन्डिंग डेटाबेस में कोई टेबल ना क्रिएट हो, इस वाली क्लास के करस्पॉन्डिंग डेटाबेस में कोई टेबल ना क्रिएट हो, तो मैं यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ मेटा क्लास का यूज़ करके। मेटा क्लास क्या होती है? इनर क्लास होती है। जो हम मॉडल क्लासेस बनाते हैं उनके अंदर हम मेटा क्लास को यूज़ करते हैं, या फिर फॉर्म्स में भी इसको यूज़ किया जाता है, या सीरियलाइजर्स में भी आपने देखा होगा हम यूज़ करते हैं मेटा क्लास को। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे ऑर्डर हो गया या टेबल का नाम चेंज करना है ना। अभी मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि इसके करस्पॉन्डिंग डेटाबेस में टेबल ना क्रिएट हो। तो वो आप कैसे बताओगे? उसके लिए आप बताओगे एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट को मैंने क्या कर दिया? ट्रू कर दिया। अगर मैं यहाँ पे मेटा क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी को ट्रू कर देता हूँ तो हमारा इस वाली क्लास के करस्पॉन्डिंग डेटाबेस में कोई टेबल क्रिएट नहीं होगा। मतलब इस क्लास को हम केवल इन दोनों फील्ड्स को रीयूज़ करने के लिए बना रहे हैं। कैटेगरी के अंदर हम क्रिएटेड एट अपडेटेड एट फील्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, है ना। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद कुछ ना कुछ यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं, एस टी आर फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, ताकि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट बने इस कैटेगरी क्लास के तो उनके करस्पॉन्डिंग हम एक रीडेबल स्ट्रिंग देख पाएँ, है ना। तो उसके लिए आपका एस टी आर फंक्शन होता है, जो कि आप जेंगो एडमिन पैनल में या फिर शेल में जब आप काम करते हो तो आपको ऑब्जेक्ट कैटेगरी ऑब्जेक्ट वन कैटेगरी ऑब्जेक्ट टू इस तरीके से ना दिखा के कुछ मीनिंगफुल नाम आपको दिखा सकता है ये फंक्शन। तो इसको मैंने यूज़ किया एंड इसमें मैंने पास कर दिया सेल्फ कॉलन। अब यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया सेल्फ डॉट नेम। ये आपने मेरे कई सारे प्रोजेक्ट्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। आउट अभी अभी आपको मैं फिर से करके दिखाऊंगा जब मैं ये सारे टेबल्स को आपको दिखाऊंगा जेंगो एडमिन पैनल में। तो आप देखोगे कि जब भी हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट वन कैटेगरी ऑब्जेक्ट टू इस तरीके से लिखा हुआ आता था उसकी जगह अब क्या होगा, कैटेगरी का नाम लिखा हुआ आएगा, साइंस, प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स। ठीक है, बुक्स की जो कैटेगरी रहेंगी वो आपको दिखेंगी। तो इसमें आप कोई स्ट्रिंग रिटर्न करते हो तो मैंने ये स्ट्रिंग को रिटर्न कर दिया। नेम क्या है? एक स्ट्रिंग है, कैरेक्टर फील्ड है। ओके, यहाँ पे आप कभी भी इंटीजर फील्ड वगैरह रिटर्न नहीं करते हो, करते भी हो तो उसको फिर टाइप कास्ट करने के बाद रिटर्न करते हो। ओके, नेक्स्ट हम यूज़ कर लेते हैं ऑथर क्लास। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक और क्लास बना दी ऑथर। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग होता है डेटाबेस बनाना। ठीक है, मैं नहीं चाहता था कि मैं कॉपी पेस्ट करके काम करूँ, मैं चाहता तो वो भी कर सकता था, मैं आपके सामने ही बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ही मैंने क्या किया, टाइम स्टाम्प्ड मॉडल जो हमारा था उसको इनहेरिट कर लिया। तो यहाँ पे फिर मुझे मॉडल्स डॉट मॉडल लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर मैं ये टाइम स्टाम्प्ड मॉडल नहीं बनाता तो फिर मैं मॉडल्स डॉट मॉडल लिखता यहाँ पे। ओके, अब ऑथर के अंदर भी मुझे ये दो फील्ड्स मिल जाएंगी, इनहेरिट होके हमें ये दो फील्ड्स इसके अंदर मिल जाएंगी। तो हमें फिर से ये दो फील्ड्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको हम रीयूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे देखो, एक तो हमें ऑथर का नाम चाहिए तो नेम फील्ड बना लिया। मैक्स लेंथ इसमें भी मैंने 200 रख दिया, मतलब मैक्सिमम इतने कैरेक्टर्स में रख सकता हूँ। और इस एक्टिव की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी के अंदर मैंने एक्टिव इनएक्टिव का सिस्टम रखा था, बट ऑथर के अंदर रख भी सकते हो
इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ना। ऑथर को एक्टिव इनएक्टिव आपकी चॉइस है। यहाँ पे भी मैंने नेम को जो है रिटर्न करवा दिया str फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट हम बना लेते हैं स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट के अंदर भी मैंने टाइम स्टाम्प्ड मॉडल को इनहेरिट कर लिया, जो कि हमारा खुद का क्लास है, जो कि मॉडल स्टोर्ड मॉडल को ऑलरेडी इनहेरिट कर रहा है। तो टाइम स्टाम्प्ड मॉडल भी हमें यहाँ मिल जाएगा और मॉडल स्टोर्ड मॉडल भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए टाइम स्टाम्प्ड मॉडल क्या है, उसकी पेरेंट क्लास है, और मॉडल जो है उसकी ग्रैंड पेरेंट क्लास हो गई। ओके, तो इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें हमारे पास सबसे पहले तो एक आ जाएगा आईडी। जैसा कि मैंने आपको डेमो में दिखाया था, स्टूडेंट का कुछ आईडी रहेगा 1001, 1002, रोल नंबर आप समझ सकते हो। तो मैंने इसको कर दिया स्टूडेंट आईडी। एक आईडी कॉलम तो ऑलरेडी सभी टेबल के अंदर होता है। जेंगो हमें एक आईडी कॉलम प्रोवाइड करता है, जो कि हमें डिफ़ॉल्ट मिलता है प्राइमरी की, वो हमें बनाना नहीं पड़ता, वो हमें ऑलरेडी जेंगो प्रोवाइड करता है। हमने अलग से एक स्टूडेंट आईडी बना दिया जिसमें हम रोल नंबर वगैरह रख सकते हैं, और इसको भी कैरेक्टर फील्ड रख दिया, ताकि अगर आपको कैरेक्टर वाला लॉजिक रखना है, जैसे रोल नंबर कभी कभी अल्फ़ाबेट्स में भी हो सकता है ना, होता है कई कई कॉलेजेस में होता है ना, जैसे ब्रांच भी होती है कहीं कहीं 0501 CS 091। मेरा जो रोल नंबर था कॉलेज में वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, अभी मुझे ये चीज़ याद है कि मेरा रोल नंबर, काफ़ी टाइम हो गया कॉलेज छोड़े हुए, बट मुझे रोल नंबर अभी तक याद है। तो कुछ डिजिट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, ब्रांच कोड होता है और कॉलेज कोड होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको मैंने कैरेक्टर फील्ड रखा, लेंथ जो भी देना हो दे सकते हो, और इसको यूनिक भी कर देते हैं कि डुप्लीकेट ना हो। डुप्लीकेट अगर डेटा आता है इसमें तो आपको एक्सेप्शन थ्रो हो जाए। तो मैंने यूनिक को कर दिया ट्रू। इसमें हमें रोल नंबर यूनिक होता है जनरली, तो इसको मैंने यूनिक को ट्रू कर दिया। उसके बाद फुल नेम के अंदर हमने दे दिया डेटा टाइप, इसका रख दिया कैरेक्टर फील्ड। मैक्स लेंथ, स्टूडेंट आईडी इतना बड़ा तो नहीं रहेगा, 100 कर देते हैं। और फुल नेम को भी कर देते हैं 100। ये मैक्स लेंथ है, आप 10 डिजिट्स भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 कैरेक्टर भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल नेम हो गया। फुल नेम के बाद क्या रख लेते हैं, ईमेल। स्टूडेंट का ईमेल रहेगा और कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा। ठीक है, अगर आपको रखना है कॉन्टेक्ट फील्ड तो रख सकते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैंने रख दिया मोबाइल फील्ड, और उसके अलावा मैंने दे दिया एक पासवर्ड फील्ड, और पासवर्ड के बाद इज़ एक्टिव वाला फील्ड। ठीक है, तो इज़ एक्टिव फील्ड को तो मैंने वही बुलियन रखा, क्योंकि इसके अंदर मैं ट्रू और फॉल्स स्टोर करूँगा, है ना। जब ट्रू होगा इसके अंदर तो हम उस स्टूडेंट को क्या मानेंगे, एक्टिव मानेंगे। जब इसके अंदर फॉल्स रहेगा तो हम उस स्टूडेंट को इनएक्टिव मानेंगे। और ईमेल के लिए आप चाहो तो ईमेल फील्ड का यूज़ कर सकते हो। ईमेल के लिए मैंने ईमेल फील्ड का यूज़ कर लिया, मैक्स लेंथ बता दिया, और इसमें भी मैंने यूनिक को ट्रू कर दिया, ताकि अगर इसमें भी कोई डुप्लीकेट डेटा आता है, ईमेल भी सबका अलग अलग होता है, तो इसको मैंने यूनिक को ट्रू कर दिया। मोबाइल के लिए आप यहाँ पे बिग इंटीजर फील्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल के लिए आप बिग इंटीजर फील्ड यूज़ कर लेना, या इंटीजर फील्ड, बिग इंटीजर सही रहता है। बट मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, कैरेक्टर फील्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करूँगा वो डमी कॉन्टैक्ट नंबर्स में एंटर करूँगा। आप बिग इंटीजर फील्ड यूज़ करना। ठीक है, तो मैंने इसको कैरेक्टर फील्ड रखा, और हाँ, यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ पे मुझे करना था पासवर्ड। ठीक है, स्टूडेंट आईडी
फुल नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड इज अंडरस्कोर एक्टिव। डेटा टाइप सबके चेक कर लेता हूँ, मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, और नाम के लिए मैंने दिया मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, ईमेल के लिए मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड, यूनिक को ट्रू कर दिया क्योंकि ईमेल हम डुप्लीकेट नहीं रखना चाहते और स्टूडेंट आईडी को भी हम डुप्लीकेट नहीं करना चाहते हैं। मोबाइल को कैरेक्टर फील्ड रखा, मोबाइल का साइज में रख देता हूँ 15। पासवर्ड के लिए मैंने कैरेक्टर फील्ड यूज़ कर लिया, इस एक्टिव के लिए मैंने बुलियन फील्ड का यूज़ कर लिया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू दे दी। और यहाँ पे हम क्या रिटर्न करवा देते हैं, यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेता हूँ। इसको मैंने हटाया और यहाँ पे मैंने एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया। एफ स्ट्रिंग में आप क्या करते हो, वेरिएबल के साथ साथ कुछ स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हो। तो सेल्फ डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी का यूज़ कर लिया। पहले हमें आईडी डिस्प्ले होगा, फिर उसके बाद मुझे नाम भी डिस्प्ले होगा। सेल्फ डॉट फुल अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो ये डैश क्या है, एक स्ट्रिंग है और ये हमारे हो गए वेरिएबल्स कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो वेरिएबल स्ट्रिंग दोनों साथ में जब यूज़ करते हैं तो आप एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हो। ठीक है, सेल्फ डॉट स्टूडेंट आईडी डैश सेल्फ डॉट फुल नेम। ओके, इतना होने के बाद आईडी, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, अगर कुछ यहाँ पे हमारा मिस हो जाएगा, कोई फील्ड वगैरह या कुछ गलती होगी तो बाद में हम उसको चेंज कर सकते हैं, बट अभी जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है तो वो मैं फील्ड्स रख लेता हूँ। नेक्स्ट में बना लेता हूँ बुक मॉडल। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट में हमारा बुक मॉडल क्लास बना लूँगा बुक का डेटा रखने के लिए, और इसमें भी हमने टाइम स्टाम्प्ड मॉडल को यूज़ कर लिया ताकि ये दो फील्ड्स हमें मिल जाएं, क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट। अब हमारे ऊपर है हम उसको यूज़ करें ना करें, बट वो फील्ड्स उसमें रहेंगी। ठीक है, तो बुक टेबल और बुक के अंदर क्या क्या रहेगा, बुक के अंदर एक तो बुक का टाइटल हो जाएगा, बुक का कैटेगरी हो जाएगा। बुक का टाइटल जैसे पाइथन फॉर बिगनर्स हमारा टाइटल हो गया, कैटेगरी हो गया उसका प्रोग्रामिंग, और ऑथर हो गया। ठीक है, इसके अलावा बुक का क्या रहेगा, आईएसबीएन नंबर रहेगा, बुक का आईएसबीएन नंबर हो गया, और बुक का प्राइस हो गया, और क्वांटिटी हो गई। इज एक्टिव 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 रखना है कि नहीं रखना, ठीक है, इज एक्टिव आपके ऊपर है, आप रखना चाहो तो रख सकते हो। इज एक्टिव में चलो यहाँ से हटा देता हूँ, क्वांटिटी रख दिया। ठीक है, तो एक हमारा हो गया टाइटल जिसको हम रख लेते हैं कैरेक्टर फील्ड। मैक्स लेंथ टाइटल में यूनिक रखना हो तो रख भी सकते हो, बट सेम भी हो सकता है कभी कभी नाम थोड़ा। तो मैक्स लेंथ बस मैंने दे दिया इसमें 100। और कैटेगरी 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 हमारा यहाँ पे फॉरेन की रहेगा, क्योंकि कैटेगरी हमें कैटेगरी मॉडल से मिलेगा। कैटेगरीज हमें हमारी यहाँ पे रहेंगी, वो कैटेगरीज हमें यहाँ पे स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा कैटेगरी टेबल से। और देखो, एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल बुक्स हो सकती हैं, है ना। तो हमें कैसा रिलेशनशिप बनाना है, मेनी वन टू मेनी वाला बनाना है। वन टू मेनी वाला क्या होता है, जिसमें एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन होते हैं, है ना। तो वन टू मेनी रिलेशनशिप जो आपका होता है वो उसके लिए आप फॉरेन की का यूज़ करते हो। फॉरेन की, ये कमेंट में मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये होता है हमारा वन टू मेनी रिलेशनशिप रिलेशनशिप। और इसमें क्या होता है, आपके मेनी चिल्ड्रन होते हैं, मेनी मेनी चाइल्ड, मेनी चिल्ड्रन,
और वन पेरेंट, इस तरीके से आप समझ सकते हो। मेनी चिल्ड्रन वन पेरेंट, तो ये आपका हो गया कौन सा, फॉरेन की का रिलेशनशिप। तो कैटेगरी बुक हमारा क्या हो जाएगा, चाइल्ड क्लास हो जाएगा, और कैटेगरी उसका पेरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रख दिया मॉडल्स डॉट फॉरेन की, मॉडल्स डॉट फॉरेन की, और इसके अंदर मैं लिखूंगा कैटेगरी। ठीक है, तो हमने रिलेशनशिप बना दिया कैटेगरी का और बुक का। कैटेगरी हमारा हो जाएगा पेरेंट टेबल और बुक हमारा हो जाएगा चाइल्ड टेबल। एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल बुक्स हो सकती हैं। अब हमें हमें बताना पड़ता है, जब भी हम फॉरेन की यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि अगर पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट होता है, जैसे हमने कोई कैटेगरी हमारे पास थी प्रोग्रामिंग नाम की या साइंस नाम की, तो उसके अंदर मल्टीपल बुक्स हो सकती हैं, है ना। एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल बुक्स हो सकती हैं। तो सपोज़ एक प्रोग्रामिंग नाम की हमारी कैटेगरी थी, उसके अंदर मल्टीपल बुक्स हैं। अब किसी ने प्रोग्रामिंग कैटेगरी को डिलीट कर दिया, तो उन बुक्स के साथ हमें क्या करना है, उन बुक्स को भी क्या उसके साथ साथ डिलीट कर देना है। तो वो आपके ऊपर है, आप कैसा रखना चाहते हो। आप चाहते हो कि जब पेरेंट डिलीट हो तो चाइल्ड भी डिलीट हो जाए, तो आप उसके लिए लिख सकते हो मॉडल्स डॉट कास्केड। मॉडल्स डॉट कास्केड लिखने से क्या होगा, जब कैटेगरी डिलीट होगी तो सारी की सारी जो बुक्स हैं उसके अंदर 10 बुक्स होंगी, 50 बुक्स होंगी, सब डिलीट हो जाएंगी। फिर बुक्स हमारा आगे जुड़ा हुआ रहेगा किसके साथ, इश्यू बुक के साथ। एक टेबल हम बनाएंगे, एक और क्लास बनाएंगे मॉडल क्लास। जब किसी को बुक इश्यू करेंगे स्टूडेंट को, तो उसमें हम बुक का डेटा भी रखेंगे, वहाँ भी रिलेशनशिप बनेगा। तो फिर अगर कैटेगरी को डिलीट किया तो बुक्स भी डिलीट होंगी, और बुक्स के साथ साथ इश्यू बुक वाले डेटा भी डिलीट हो जाएगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा लॉस हो सकता है बुक किसी को इश्यू करके रखी है और उसका डिटेल भी अगर चले जाएगा तो लाइब्रेरियन को प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पे कास्केड ना लगा के क्या लगा देते हैं, प्रोटेक्ट लगा देते हैं। ये पूरी तरीके से आपकी चॉइस है। प्रोटेक्ट में क्या होता है, कास्केड में तो ये होता है कि जब पेरेंट डिलीट होगा तो चाइल्ड भी डिलीट हो जाएगा। और प्रोटेक्ट के केस में क्या होता है कि अगर चाइल्ड रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो पेरेंट को डिलीट नहीं होने देगा, आपको एक्सेप्शन रेस करके देगा कि पहले आप चाइल्ड को डिलीट करो या उसको किसी दूसरी कैटेगरी में डालो, फिर आप डिलीट करो कैटेगरी वाले टेबल को, है ना। तो मॉडल स्टोर्ड प्रोटेक्ट क्या करेगा, अगर चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, जैसे प्रोग्रामिंग कैटेगरी है और प्रोग्रामिंग कैटेगरी के अंदर मान लो 3-4 हमने बुक रखी है, तो हम उस कैटेगरी को डिलीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके अंदर बुक्स रखी हुई हैं। अगर कोई बुक नहीं है तो फिर हम इजीली डिलीट कर सकते हैं कैटेगरी को, तब वो डिलीट करने देगा, है ना। तो मैंने मॉडल स्टोर्ड प्रोटेक्ट का यूज़ कर लिया अभी के केस में, और ये आपकी चॉइस है, आप जैसा फंक्शनलिटी रखना चाहते हो। मैंने रखा मॉडल डॉट प्रोटेक्ट। उसके अलावा ओथर, ओथर में भी वही, ओथर भी हमारा जुड़ा हुआ रहेगा ओथर टेबल से। ओथर फील्ड भी हमारी ओथर वाले टेबल से जुड़ी हुई रहेगी। तो यहाँ पे मैंने ओथर दे दिया। एक ओथर के मल्टीपल बुक्स हो सकते हैं, है ना। और इसमें भी मैंने रख दिया मॉडल्स डॉट प्रोटेक्ट, है ना। गलती से अगर ओथर डिलीट हुआ एडमिन से या लाइब्रेरियन जो भी आप बोल सकते हो, तो गलती से अगर ओथर को डिलीट कर दिया तो सारे के सारे बुक्स भी डिलीट होंगे और फिर इश्यू बुक वाला डिटेल भी हमारा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने मॉडल्स डॉट प्रोटेक्ट का यहाँ पे यूज़ कर लिया है। आईएसबीएन में क्या करता हूँ मैं, आईएसबीएन को कैसा रखना है, कैरेक्टर भी रख सकते हो, नंबर फील्ड भी, इंटीजर फील्ड भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसका साइज मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 30 या 25 रख देता हूँ। प्राइस, प्राइस को हम रख देते हैं डेसिमल फील्ड, डेसिमल फील्ड, इंटीजर फील्ड या डेसिमल फील्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो।
मैक्स लेंथ तो देते नहीं है इसमें। मैक्स लेंथ जनरली हम कैरेक्टर फील्ड में रखते हैं, यहाँ पे हम मैक्स डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम डिजिट्स मैंने बता दिए, मैक्सिमम डिजिट्स आप यहाँ पे दे सकते हो। मैंने दे दिया 10 डिजिट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्राइस में। और डेसिमल प्लेसेस बता सकते हो कि जो पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट होता है, उसके बाद कितने मैक्सिमम डिजिट्स रख सकते हैं। तो मैंने 2 रख दिया। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस 2 कर दिया और मैक्स डिजिट्स मैंने 10 कर दिया। क्वांटिटी, क्वांटिटी को हम रख देते हैं पॉजिटिव इंटीजर फील्ड। पॉजिटिव इंटीजर फील्ड, क्वांटिटी को हमने रख दिया पॉजिटिव इंटीजर फील्ड और डिफ़ॉल्ट मैंने दे दिया 0। ठीक है, कोई भी बुक जब क्रिएट करेंगे तो इनिशियली हमने इसको 0 रखा है, या 1 रख सकते हो, 0 या 1। ठीक है, हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो उस समय हम प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे डेटा। अभी फ़िलहाल के लिए चलो मैंने यहाँ पे 0 रख दिया। टाइम स्टाम्प्ड फील्ड, तो इसमें चेक कर लेते हैं एक बार। टाइटल मॉडल स्टोर्ड कैरेक्टर फील्ड दे दिया। लेंथ अगर बढ़ानी है तो बढ़ा भी सकते हो। कैटेगरी फॉरेन की रिलेशनशिप यहाँ पे हो जाएगा। ऑन डिलीट में बता दिया, अगर चाइल्ड के अंदर डेटा होगा तो पेरेंट को डिलीट ना कर पाए, तो मॉडल स्टोर्ड प्रोटेक्ट कर दिया। ऑथर मॉडल स्टोर्ड, ये क्या आ गया, ऑथर में हमने कर दिया मॉडल स्टोर्ड फॉरेन की। और यहाँ पे ध्यान से आपको ऑथर लिखना है, यहाँ कैटेगरी लिखना है। आईएसबीएन में आपने यूज़ कर लिया मॉडल स्टोर्ड कैरेक्टर फील्ड। मैक्स लेंथ रख दिया 25, इसको यूनिक भी कर सकते हो। यूनिक को आपने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। ठीक है, आईएसबीएन भी यूनिक होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट डेटा आता है तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, है ना, एक्सेप्शन रेज करेगा। तो आईएसबीएन को भी मैंने ट्रू कर दिया। प्राइस को मैंने कर दिया मॉडल डॉट डेसिमल फील्ड और मैक्स डिजिट्स यूज़ कर लिया 10, डेसिमल प्लेसेस मैंने 2 यूज़ कर लिया। उसके अलावा हाँ, एक फील्ड और छूट रही है हमारी यहाँ पे, क्वांटिटी हो गया। हम्म, एक दो फील्ड और बनेंगी यहाँ पे। प्राइस हो गया, प्राइस के बाद हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एक इमेज भी रहेगा बुक का, है ना, कवर पेज का जो इमेज होता है वो रहेगा। तो एक फील्ड में बना लेता हूँ कवर, कवर पेज इमेज या फिर कवर इमेज। कवर इमेज रख दिया और यहाँ पे कर दिया इसको इमेज फील्ड, है ना। इसको चेक कर लेते हैं, प्राइस को डेसिमल फील्ड, मैक्स डिजिट्स 10 और डेसिमल प्लेसेस 2 कर दिया। उसके बाद कवर इमेज, है ना, बुक का जो कवर इमेज रहेगा, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ। कवर इमेज मॉडल स्टोर्ड इमेज फील्ड। अब इमेज के लिए आप बताओगे कि आपको इमेज रखनी कहाँ पे है। इमेज फील्ड बता दिया। उसके बाद जो भी इमेज हम अपलोड करेंगे तो वो कहाँ पे स्टोर होना चाहिए। तो मैंने कहा जो भी इमेज होंगी वो बुक्स, बुक अंडरस्कोर कवर्स नाम के फोल्डर में अपलोड होती जाए। ठीक है, तो एक फोल्डर हमारा क्रिएट हो जाएगा बुक अंडरस्कोर कवर्स नाम का। अभी हम सेटिंग करेंगे, थोड़ी सी इसके लिए सेटिंग भी करनी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल वगैरह, तो वो हम बताएंगे सेटिंग्स डॉट पी वाई में। फिर कॉमा लगा के हमने यहाँ पे दे दिया ब्लैंक, ब्लैंक को कर दिया ट्रू और नल को कर दिया ट्रू। ठीक है, मतलब अगर इमेज ना भी होगी तो भी हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। इतना कंपलसरी मैंने बैकएंड पे इसको नहीं रखा। तो अपलोड टू बुक अंडरस्कोर कवर्स, ब्लैंक और नल दोनों को मैंने ट्रू कर दिया। मतलब इसमें नल वैल्यू भी हो सकती है, इमेज ना भी हो तो चलेगा। ठीक है, इज अंडरस्कोर इशूड। ठीक है, क्या ये बुक किसी को इशू हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तो इसके लिए मैं बना लेता हूँ मॉडल स्टोर्ड बुलियन फील्ड।
और डिफ़ॉल्ट को मैंने रखा फॉल्स। मॉडल स्टोर्ड बुलियन फील्ड डिफ़ॉल्ट में मैंने दे दिया फॉल्स, इनिशियली फॉल्स रखा। जब बुक किसी को इशू होगी तो इसमें हम ट्रू सेट करवा देंगे। क्वांटिटी को हमने कर दिया पॉजिटिव इंटीजर फील्ड, और यहाँ पे हम दे देते हैं बुक का टाइटल, और भी कुछ दिखाना है तो बुक का ISBN दिखा दिया, ISBN नंबर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये डैश लगाना है, आप बिना डैश के भी दिखा सकते हो, जैसे ब्रैकेट में दिखा दिया है ना, बुक का टाइटल और उसके बाद ब्रैकेट में उसका ISBN नंबर आएगा, है ना। ये जस्ट एक स्ट्रिंग है जो रीडेबल थोड़ा सा दिखेगा, बुक ऑब्जेक्ट 1 बुक ऑब्जेक्ट 2 की जगह इस तरीके से दिखेगा तो ज़्यादा रीडेबल लगेगा। इतना हुआ, और इसके बाद एक और टेबल बनेगा, एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ क्योंकि डेटाबेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइटल, कैटेगरी, ऑथर, ISBN, प्राइस, कवर इमेज, इज अंडरस्कोर इशूड, क्वांटिटी। टाइटल को मैंने दिया कैरेक्टर फील्ड, कैटेगरी को मैंने रखा फॉरेन की, ऑथर को मैंने रखा फॉरेन की, और ISBN को मैंने कैरेक्टर फील्ड कर दिया, यूनिक को ट्रू कर दिया। प्राइस को मैंने डेसिमल फील्ड किया और मैक्स डिजिट स्टेन कर दिया, डेसिमल प्लेसेस 2 कर दिया। कवर इमेज को मैंने इमेज फील्ड रखा, अपलोड टू मैंने बता दिया इस फोल्डर में अपलोड होना चाहिए, ब्लैंक ट्रू, नल ट्रू। यहाँ पे बुलियन फील्ड इज अंडरस्कोर इशूड के लिए, और क्वांटिटी के लिए क्वांटिटी में चाहता हूँ 0 से नीचे ना हो, -1 -2 इस तरीके का डेटा इसमें ना आ पाए, तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर फील्ड रखा हुआ है। ओके, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। लास्ट एक और टेबल बना लेते हैं, जब भी कोई बुक इशू करेगा तो उसका डिटेल हम रखेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और अब मैंने एक टेबल बना दिया, इश्यू बुक, इश्यू बुक, इश्यूड बुक। जब भी कोई बुक इशू करेगा तो उसका डेटा हम इसके अंदर रखेंगे, इश्यूड बुक के अंदर। अब इसमें एक तो बुक रहेगी कि कौन सी बुक को इशू किया है, उसके अलावा कौन से स्टूडेंट ने बुक को इशू किया है, एंड उसके बाद आएगा कौन सी डेट को बुक को इशू किया गया है, इश्यूड अंडरस्कोर इशू डेट, कौन सी डेट को बुक इशू की गई है, उसके अलावा रिटर्न डेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ बुक को कब रिटर्न किया गया, रिटर्न डेट, एंड उसके अलावा आ जाएगा आपका अगर कुछ फ़ाइन है तो फ़ाइन का डिटेल भी हम रखेंगे। फ़ाइन के अलावा कुछ रिमार्क भी डाल सकते हैं, बुक को जब इशू किया जाएगा तो एडमिन कुछ रिमार्क डाल सकता है कि ये 7 दिन में रिटर्न करना, या ज़्यादा टाइम मत रखना, रोटेट करना, जो भी रिमार्क डालना हो, अच्छे से हैंडल करना, हैंडल विथ केयर। ठीक है, इतने फील्ड्स रखे, बुक, स्टूडेंट, इशू डेट, रिटर्न डेट, इज अच्छा, रिटर्न डेट के अलावा एक फील्ड रोक और रख देता हूँ कि बुक को रिटर्न किया गया है या नहीं किया गया है ना। तो एक मैंने और बना लिया, इज अंडरस्कोर रिटर्न, इज अंडरस्कोर रिटर्न। इसमें हमें पता चलता रहेगा कि बुक अभी रिटर्न हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। ठीक है, फाइन और रिमार्क। ठीक है, तो बुक को मैं यहाँ पे फॉरेन की बना लूँगा, बुक फील्ड को मैंने रखा फॉरेन की, है ना। तो यहाँ पे मैंने प्रोटेक्ट इसीलिए दिया था क्योंकि ये आगे भी जुड़ा हुआ है, इशू बुक के साथ भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो कास्केड दूँ तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर बुक हमने हटा दी तो फिर इशू वाला डिटेल, इस इशू वाला जो चाइल्ड है वो भी डिलीट हो जाए तो हमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया मॉडल स्टोर कास्केट, और ये भी आपके ऊपर है, आप यहाँ भी प्रोटेक्ट रखना चाहते हो तो प्रोटेक्ट भी रख सकते हो। तो यहाँ हमने इसको रिलेशनशिप बनाया किसके साथ, बुक टेबल के साथ। मॉडल स्टोर फॉरेन की बुक ऑन डिलीट में हमने कर दिया मॉडल स्टोर कास्केड। सिमिलरली स्टूडेंट के लिए भी रहेगा, स्टूडेंट में भी यहाँ पे फॉरेन की आ जाएगा, और यहाँ पे ऑन डिलीट पे हमने यूज़ कर लिया मॉडल स्टोर कास्केड। ठीक है, इशू एट यहाँ पे डेट टाइम फील्ड आ जाएगा, डेट टाइम फील्ड, डेट और टाइम दोनों रखना है मुझे, और इसको मैंने कर दिया कि जैसे ही बुक इशू करें तो डेट अपने आप आ जाए, है ना। जैसे ही ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो डेट अपने आप आ जाए इसमें, तो मैंने इसको ट्रू कर दिया, ऑटो नाउ एड इक्वल टू ट्रू। जैसे ही किसी को बुक इशू की जाएगी, इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, तो ये वाला डेट तो अपने आप आ जाए, बट जो रिटर्न डेट है, रिटर्न डेट शुरू में नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि पहले तो बुक इशू होगी, रिटर्न तो बाद में होगी ना, रिटर्न का डेट तो नहीं पता रहेगा ना। तो रिटर्न जब स्टूडेंट जब रिटर्न करेगा तब हम उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे। तो शुरू में तो इसको हम नल रखेंगे, नल को ट्रू कर देंगे और ब्लैंक को भी ट्रू कर देंगे, क्योंकि इनिशियली हमें नहीं पता कि बुक कब रिटर्न होगी, है ना। हो सकता है स्टूडेंट ने टाइम लगा दिया, 10 दिन की बात थी, 20 दिन बाद रिटर्न की, तो नल को ट्रू कर दिया और ब्लैंक को भी ट्रू कर दिया रिटर्न डेट में। फिर उसके बाद इज अंडरस्कोर रिटर्न मॉडल डॉट बुलियन फील्ड। ठीक है, इज अंडरस्कोर रिटर्न में हमने मॉडल डॉट बुलियन फील्ड लगा दिया और डिफ़ॉल्ट को हमने फॉल्स कर दिया। ठीक है, मॉडल्स डॉट बुलियन फील्ड और डिफ़ॉल्ट को हमने फॉल्स कर दिया। ठीक है, इसमें हम ट्रू और फॉल्स रखेंगे। तो शुरू में इस रिटर्न को हमने फॉल्स कर दिया, क्योंकि जब रिटर्न तो बाद में करेगा तो हम इसको ट्रू सेट करवा देंगे। इनिशियली तो बुक को इशू किया जाएगा, रिटर्न तो बाद में होगी, तो इनिशियली हमने इस रिटर्न में क्या रख दिया, फॉल्स रख दिया। फाइन के अंदर हमने रखा, फाइन हमेशा या तो ज़ीरो रहेगा या तो जीरो से ऊपर रहेगा, तो इसको मैंने रखा पॉजिटिव इंटीजर फील्ड, है ना, फाइन नेगेटिव तो रहेगा नहीं। और डिफ़ॉल्ट मैंने कर दिया इसको ज़ीरो। डिफ़ॉल्ट कोई फ़ाइन नहीं है, बट अगर कोई बुक ज़्यादा देर से देता है या बुक की कंडीशन गलत करके देता है तो उसको फ़ाइन लगेगा, तो वो फ़ाइन हम प्रोवाइड करेंगे रिटर्न टाइम पे, जब बुक को रिटर्न किया जाएगा। तो मॉडल स्टोर पॉजिटिव इंटीजर फील्ड, डिफ़ॉल्ट को जीरो कर दिया। रिमार्क, रिमार्क को आप कर सकते हो टेक्स्ट फील्ड, या कैरेक्टर फील्ड रखना हो तो वो भी रख सकते हो। टेक्स्ट फील्ड में ज़्यादा डेटा हम प्रोवाइड कर पाते हैं। और यहाँ पे हमने रखा ब्लैंक को ट्रू। ठीक है, रिमार्क मॉडल डॉट टेक्स्ट फील्ड ब्लैंक को कर दिया मैंने ट्रू, या ज़रूरी नहीं है, हटा भी सकते हो ब्लैंक वगैरह। यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं सेल्फ डॉट बुक डॉट टाइटल। ठीक है, सेल्फ डॉट बुक डॉट टाइटल, तो ये हमने सेल्फ तो क्या करता है, इसको रिफ़र करेगा इशू बुक को, फिर बुक उसके अंदर फॉरेन की है तो बुक के अंदर गए, और बुक टेबल के अंदर हमारे पास क्या था, टाइटल था, वो दिखा दिया हमने इस बार। और अगर मुझे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए कि ये बुक को इसने इशू किया है, तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ सेल्फ डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आई डी। ठीक है, सेल्फ डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आई डी, ऐसा दिखा दिया कि इस वाली बुक को इस वाले स्टूडेंट ने लिया हुआ है ना। ब्रैकेट्स लगाने तो ब्रैकेट्स लगाओ, डैश लगाना है तो बीच में डैश लगा दो, या कुछ लिख भी सकते हो स्ट्रिंग। ठीक है, सेल्फ डॉट बुक डॉट टाइटल और सेल्फ डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आई डी। इसको भी एक बार चेक कर लेता हूँ। बुक फील्ड को बनाया मॉडल्स डॉट फॉरेन की,
बुक बुक हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, पेरेंट टेबल रहेगा। तो एक बुक को मल्टीपल स्टूडेंट इशू कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी स्टूडेंट हमने रखा है फॉरेन की। एक बुक जो है मल्टीपल स्टूडेंट के थ्रू इशू हो सकती है। स्टूडेंट ओन डिलीट यहाँ पे रखा मॉडल डॉट कास्केड। इशूड एट इशूड एट में मैंने रखा मॉडल डॉट डेट टाइम फील्ड और ऑटो नाउ ऐड कर दिया, ताकि जैसे ही हम रिकॉर्ड इंसर्ट करें तो इसमें तो डेट आ जाएगी, अपने आप आएगी। रिटर्न डेट बाद में आएगी जब स्टूडेंट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे रखा मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड, नल को ट्रू कर दिया, ब्लैंक को ट्रू कर दिया, क्योंकि इनिशियली मुझे डेट इसमें नहीं देना है। फिर इज अंडर्स को रिटर्न शुरू में फॉल्स रखा, बुलियन फील्ड। फाइन को पॉजिटिव इंटीजर फील्ड रखा, डिफ़ॉल्ट 0। रिमार्क टेक्स्ट फील्ड रखा, ब्लैंक ट्रू। ठीक है, इतने फील्ड यहाँ पे काफ़ी हैं। बुक, स्टूडेंट, इशू एट, रिटर्न डेट, इज अंडरस्कोर रिटर्न, फाइन, रिमार्क। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे जो हैं मॉडल्स क्रिएट हो चुके हैं। इनको हम एक बार चेक करना चाहते हैं हमारे डेटाबेस में क्रिएट करके। ठीक है, तो अब हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। अभी आप देखोगे तो आपके डेटाबेस में कोई भी टेबल नहीं होगा। आप कैसे देख सकते हो? आपके पास अगर एक्सटेंशन होगा एसक्यूलाइट वाला, एसक्यूलाइट, ठीक है, आप ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना। एसक्यूलाइट, ये जो लिखा है ALEX करके कुछ आ रहा है, और एक ये वाला भी है, ये दोनों इंस्टॉल कर लेना। अब इनमें से कोई भी काम करेगा, ये वाला करेगा आपका ऊपर वाला काम। एसक्यूलाइट ALXCVZZ कुछ लिखा है ना, ये वाला एक्सटेंशन अगर आपका इंस्टॉल्ड है ना, यहाँ पे जाओगे आप इसको इंस्टॉल कर लेना। अभी ऑलरेडी मेरे उसमें इंस्टॉल्ड है। तो अगर मैं इसके अंदर जो एसक्यूलाइट फाइल है, अभी कोई मुझे इसके अंदर एसक्यूलाइट फाइल दिख भी नहीं रही, है ना, वो कब आएगी? जब हम इसको माइग्रेट करवाएंगे। पहले तो हम जाएंगे बैकएंड के अंदर, CD बैकएंड, बैकएंड के अंदर जाएंगे और उसके बाद हम करेंगे पाइथन मैनेज .py मेक माइग्रेशंस। सबसे पहले आप मेक माइग्रेशंस करते हो तो आपने ये जो टेबल्स बनाए होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एक माइग्रेशन फाइल यहाँ पे आ जाती है। तो मैंने मेक माइग्रेशन कर दिया, तो आप देखोगे एक माइग्रेशन फाइल आपकी आ जाएगी, और ये db.sqlite भी यहाँ पे आ गया, है ना। ये माइग्रेशन आ गए। इसके अंदर आप देख रहे हो init.py ये सब लिखा हुआ है, एंड उसके अलावा नो चेंजेस डिटेक्टेड। अब ऐसा क्यों बता रहा है? शायद मेरा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। किल टर्मिनल, ठीक है, कुछ मेरे टर्मिनल का इशू आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और हो सकती है। हाँ, एक प्रॉब्लम और हो सकती है। अभी मैंने इसको सेटिंग्स में रजिस्टर नहीं किया। अगर मैं जाऊँगा कहाँ पे, अभी पहले मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ आपको। db.sqlite के अंदर आप देखोगे तो कोई भी इसके अंदर टेबल नहीं है, खाली दिखा रहा है, ब्लैंक, कोई टेबल नहीं है। देयर आर नो टेबल्स, ये लिखा हुआ है, देयर आर नो टेबल्स। तो हम क्या करते हैं, ये माइग्रेशन कमांड हमारी काम नहीं कर रही, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट के अंदर सेट नहीं किया हुआ हमारी ऐप को। आपको पहले जाना है settings.py के अंदर, और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हमें सेट करनी है, बट फ़िलहाल के लिए पहले तो हम सबसे पहले हमारी ऐप का नाम बता देते हैं। तो हमारी जो ऐप थी, हमारा जो ऐप का फोल्डर है उसका नाम क्या है? लाइब्रेरी ऐप, लाइब्रेरी ऐप।
इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर आपकी सारी की सारी ऐप होती हैं, आपकी खुद की बनाई ऐप भी हो सकती है, और जो प्री डिफाइंड ऐप है पहले से बनी हुई वो भी इसके अंदर है। ये पहले से दी हुई है, और ये हमने कस्टम ऐप हमारी खुद की बनाई। इसके अंदर हमारे टेम्पलेट्स, HTML फाइल्स रहेंगी, व्यूज़ रहेंगे, URLs रहेंगे, और मॉडल्स वगैरह सब इसके अंदर हमारे रहेंगे। तो अब जो है हमारा ये मेक माइग्रेशन कमांड काम करेगा। अच्छा, पहले बैकएंड में जाना पड़ेगा, CD बैकएंड। बैकएंड के अंदर गए और उसके बाद पाइथन manage.py, ठीक है, बैकएंड के अंदर होना ज़रूरी है। मेक माइग्रेशन किया तो अब आप देखो यहाँ पे लिख के आ गया आपने ये सब टेबल बनाए हैं, और आपकी एक फ़ाइल भी आ गई है 0001 इनिशलाइज। तो यहाँ पे ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देखो मैंने कहा था एक आईडी फील्ड अपने आप जनरेट होती है, ऑथर में भी आईडी फील्ड आ गई। और ये चीज़ भी आप देखो, है ना, ये ऑथर पहले आ रहा है क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली आता है। ऑथर देखो, ये दो फील्ड हमने नहीं बनाई थी, ये दो फील्ड हमने बनाई थी किसके अंदर, टाइम स्टाम्प्ड के अंदर। बट क्योंकि यहाँ पे इनहेरिट किया था ऑथर के अंदर, तो इसमें तो मैंने केवल नाम दिया था, लेकिन ये दोनों हमने ऊपर से इनहेरिट कर ली टाइम स्टाम्प्ड मॉडल क्लास से। तो हमें यहाँ पे ऑथर के अंदर ये दोनों फील्ड भी मिल गई, और नाम इसका खुद का फील्ड है, नेम फील्ड इसका खुद का था, और आईडी हमें जेंगो प्रोवाइड करता है जो कि प्राइमरी की होता है। और इसको एब्स्ट्रैक्ट क्या दिया हुआ है, फॉल्स दिया हुआ है। और हमने जिसको एब्स्ट्रैक्ट किया था उसको क्या दिया हुआ है, ट्रू दिया हुआ है, क्योंकि हम नहीं चाहते इसके करस्पॉन्डिंग टेबल क्रिएट हो। ये केवल इनहेरिटेंस के लिए हमने बनाया था, क्योंकि हमें ये बार बार ना लिखना पड़े सभी टेबल्स के अंदर। तो वो मैंने समझाने के लिए आपको एक नया कंसेप्ट और आपको बताया इसमें, है ना। एक ऑप्शन तो ये है कि इसको ना बना के आप सभी टेबल्स के अंदर क्या बताओगे, ये दो फील्ड्स बार बार बताओगे। बट ये मुझे कॉमन रखना था, तो इसको मैंने एक क्लास के अंदर रख के इनहेरिट कर लिया। ओके, तो इसमें आप देखोगे एब्स्ट्रैक्ट फॉल्स दिया हुआ है, कैटेगरी के अंदर भी ये दो फील्ड हमारी इनहेरिट होके आ गई टाइम स्टाम्प्ड वाली क्लास से। आईडी हमें कौन देता है, जेंगो देता है। बाकी दो फील्ड हमने खुद की बनाई थी। ठीक है, तो ये सारे माइग्रेशंस तो यहाँ पे एक फ़ाइल बन गई हमारी। बट अभी ये एक्चुअल डेटाबेस में नहीं बना है, डेटाबेस में अभी भी आपको जीरो टेबल दिख रहा है। बट अगर आप इसको क्या करोगे, आप माइग्रेट करोगे, तो एक्चुअल में जो है ये डेटाबेस में आपका क्रिएट हो जाएगा। पाइथन manage.py माइग्रेट, हमारे टेबल्स तो बनी जाएंगे, और जेंगो भी हमें कुछ टेबल्स देता है। हमारी जो माइग्रेशन फाइल थी उसके करस्पॉन्डिंग हमारे सारे माइग्रेशन हो गए, टेबल्स क्रिएट हो गए। बट जेंगो भी हमें कुछ मॉडल्स टेबल्स देता है जो कि क्रिएट हो जाते हैं माइग्रेट करने के बाद। अब आप देखोगे तो यहाँ पे ये सारे टेबल आ चुके हैं जो पहले नहीं थे। ठीक है, और ये रिलेशन भी यहाँ पे दिखता है ना, इसको आप जूम करके देख सकते हो। इस तरीके से ये रिलेशन भी इनके बीच में आपको दिख रहा है। इसको आप एज अ क्लास डायग्राम वगैरह यूज़ कर सकते हो, है ना। ये रिलेशन आप दिखा सकते हो, अगर आपको रिपोर्ट वगैरह में डालना हो तो यहाँ से आपको ये भी मिल जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एडमिन बना लेते हैं। तो पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, क्रिएट सुपर यूज़र। यहाँ पे मैंने एक एडमिन क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसको वाई प्रेस कर दिया तो हमारा ये क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में इसको अगर रन करता हूँ, पाइथन manage.py रन सर्वर, इसको मैंने रन कर दिया। अब मैं जेंगो एडमिन पैनल पे अगर इसको देखना चाहूँ, ये सारे जो टेबल्स मैंने बनाए हैं उनको देखना चाहूँ, तो मैं देख सकता हूँ।
बट अभी मुझे वो नहीं दिखेंगे, मुझे उनको रजिस्टर करना पड़ेगा कहाँ पे, एडमिन डॉट पी वाई के अंदर। ठीक है, अभी अगर मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा बैकएंड जो है चालू हो चुका है। हम इसको 127.0.0.1:8000 पे जाके देख सकते हैं। ये लिंक यहाँ पे आ गया था, है ना। इस लिंक पे जाके आप क्लिक करोगे तो आपका ये पेज खुल जाएगा। अब इसमें आप स्लेश लगा के अगर एडमिन लिखोगे तो आपको ये जेंगो का जो डिफ़ॉल्ट एडमिन पैनल होता है वो मिलेगा। हालांकि हम खुद का एडमिन पैनल भी बनाएंगे। तो अभी आपने जो एडमिन क्रिएट किया था उससे आप लॉगिन करोगे, एंड यहाँ पे पहले से बने हुए कुछ टेबल्स आपको मिलते हैं, बट हमारे जो टेबल्स थे वो अभी यहाँ पे हमें नहीं दिख रहे हैं। तो उनको अगर आपको यहाँ पे दिखाना है तो आपको जाना पड़ेगा इस वाली फाइल में, एडमिन डॉट पी वाई के अंदर। और यहाँ पे आप क्या करोगे, इनको रजिस्टर करोगे। उसके लिए पहले आप लिखोगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टार। हमने बताया कि हमने जो मॉडल्स बनाए हैं हमारे ऐप के अंदर, डॉट मतलब ये ऐप को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी ऐप के अंदर जितने भी मॉडल्स आपने बनाए हैं मॉडल्स वाली फाइल में वो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। स्टार लगाओगे तो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे, है ना। स्टार का मतलब होता है ऑल, सारे के सारे ये मॉडल्स इंपोर्ट होके आ जाएं। अब हम उनको यूज़ कर पाएंगे यहाँ पे। तो एक एक करके मैंने इन सबको यहाँ पे रजिस्टर कर दिया। एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर लिखोगे और अपने टेबल्स का नाम यहाँ पे आप बता दोगे, मॉडल क्लासेस का नाम आप यहाँ पे बता दोगे। तो कौन कौन सी हमारे पास मॉडल क्लासेस थी, आई थिंक 5 टेबल थे हमारे पास। कैटेगरी था, ऑथर था, और जो नाम आपने यहाँ दिए वही देना। कैटेगरी था, ऑथर था, स्टूडेंट था। कैटेगरी, ऑथर, स्टूडेंट, और उसके बाद हमारा बुक था। बुक के अलावा इश्यूड बुक। ठीक है, बुक के बाद लास्ट था हमारा इश्यूड बुक। तो ये सारे आपने यहाँ पे दे दिए। और जो आपने ये पहला वाला मॉडल बनाया था इसके करस्पॉन्डिंग आपका टेबल नहीं बनेगा। आपको मैं करके भी दिखाता हूँ। पहले एक बार इसको चेक कर लेते हैं ये कहीं बंद तो नहीं हो गया। इसको एक बार बंद करते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे रजिस्टर करोगे तो एक बार इसको बंद करके चालू कर लेना। तो आप देखो ये सारे आपके टेबल यहाँ पे आ चुके हैं लाइब्रेरी ऐप के अंदर। ये सारे टेबल्स हैं, और मतलब टेबल्स आपके सक्सेसफुली बन चुके हैं। अगर मैं इसको रजिस्टर करूँगा, जो हमारा टाइम स्टाम्प्ड वाला मॉडल था उसको रजिस्टर करूँगा तो हमें एरर डिस्प्ले होगी। ठीक है, अगर मैंने इसको यहाँ पे रजिस्टर किया और दोबारा से मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, रन करता हूँ फिर से, तो यहाँ पे लिख के आ गया टाइम स्टाम्प्ड मॉडल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, सो इट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड विथ एडमिन। वो एब्स्ट्रैक्ट आपने बनाया है, उसको आपने एब्स्ट्रैक्ट को ट्रू कर दिया, तो इसको आप रजिस्टर नहीं कर सकते हो यहाँ पे एज अ टेबल। ठीक है, तो ये इसका रीज़न था कि इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या दिया था, ट्रू दिया था, क्योंकि मुझे इसके करस्पॉन्डिंग डेटाबेस में टेबल नहीं बनाना था। ठीक है, ये सारे आपके आ चुके हैं, ऑथर, बुक्स, कैटेगरीज। अगर मैं कैटेगरी के अंदर कुछ डेटा डालता हूँ, लाइक मैंने डाल दिया प्रोग्रामिंग, सेव किया, तो ये इस तरीके से दिखेगा प्रोग्रामिंग। अगर मैं यहाँ पे ये str का यूज़ नहीं करता तो आपको क्या दिखता, कैटेगरी ऑब्जेक्ट 1, कैटेगरी ऑब्जेक्ट 2, इस तरीके से शायद दिखता। अगर मैं हटाता हूँ इसको तो अब आपको ये इस तरीके से दिखेगा, कैटेगरी ऑब्जेक्ट 1, कैटेगरी ऑब्जेक्ट 2। तो थोड़ा सा इसको मीनिंगफुल हम बना सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई यहाँ पे। तो जो भी आपने दिया है, कैटेगरी का नाम दिया यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम, तो ये नेम आपको दिख रहा है कैटेगरी का।
इतना आपको समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का करते हैं, फ्रंट एंड वाला पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।